हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल मूवी फ्रीक। आज हम विल स्मिथ की फेमस मूवी में से एक परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक ट्रू और मोटिवेशनल स्टोरी है। खैर, कहानी की शुरुआत होती है सन 1981 से, जहां हमें सैन फ्रांसिस्को का सीन दिखाया जाता है। क्रिस गार्डनर, जो अपनी पूरी जिंदगी की सेविंग्स को पोर्टेबल बॉन्ड सिटी स्कैनर को खरीदने में लगा देता है, लेकिन यहाँ क्रिस की किस्मत उसका साथ नहीं देती, क्योंकि ये मशीन मार्केट में पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाती है। अब उसकी स्कैनर मशीन बिकना काफी मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से उसके धीरे धीरे फाइनेंशियल कंडीशन काफी खराब हो जाती है। क्रिस अपनी बीवी लिंडा और अपने बेटे क्रिस्टोफर के साथ एक किराए के मकान में रहता है। क्रिस्टोफर की फीस, घर का किराया और बहुत से खर्चे, जिस सब का भार अब उसकी पत्नी के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से अब इन दोनों के रिश्ते भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि इसमें क्रिस की और उसकी पत्नी की कोई भी गलती नहीं होती। अभी ये फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्रिस भी बहुत मेहनत करता है और उसे अपना घर चलाने के लिए रोज 4 स्कैनर बेचने ही होंगे, लेकिन पूरे दिन में एक स्कैनर भी काफी मुश्किल से बिक पाता है। जब क्रिस अपने एक क्लाइंट के पास से आ रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक शानदार सी गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें से एक आदमी उतरता है। जिस आदमी को क्रिस देखता ही रह जाता है। वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उस आदमी से 2 सवाल करता है। उससे पूछता है कि आप क्या करते हो और इस सब को कैसे मैनेज करते हो। वो आदमी एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कि आई एम ए शेयर ब्रोकर। और जब क्रिस उस बिल्डिंग की तरफ देखता है, तो उस बिल्डिंग में से जो भी निकल रहा होता है वो सबके सब काफी खुश होते हैं। उन सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है, जो क्रिस की जिंदगी से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब यहाँ क्रिस तय करता है कि वो भी एक शेयर ब्रोकर बनेगा। वो घर जाता है और अपनी पत्नी से बात करता है और बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस काम को छोड़ दूं और कोई जॉब कर लूं। उसकी पत्नी टोन मारते हुए बोलती है कि तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, वैसे भी तुम्हारे स्कैनर को कोई भी नहीं खरीदता। वो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक शेयर ब्रोकर बन जाऊं। उसकी पत्नी हैरानी से देखते हुए उसे बोलती है कि तुम एस्ट्रोनॉट नहीं बनना चाहते। दरअसल उसकी पत्नी को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। एक तरीके से वो उसका मजाक उड़ाती है। ये सुनकर क्रिस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब उसकी पत्नी तय कर लेती है कि अब वो क्रिस के साथ नहीं रहेगी और वो अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली जाती है। क्रिस को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पत्नी से मिलता है और वो उससे बोलता है कि तुम जाना चाहते हो तो चली जाओ, लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा, क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता था और वो भी जानता है कि लीगली वो अपनी पत्नी से अपने बेटे को नहीं ले सकता। लेकिन इसी दौरान उसकी पत्नी की यूरोप में कहीं जॉब लग जाती है, इसकी वजह से उसे यूरोप जाना पड़ता है और क्रिस को उसका बेटा मिल जाता है। अभी क्रिस जिस घर में रहता है उसने उसका रेंट काफी समय से नहीं दिया, जिसकी वजह से उसका ओनर उसके पास आता है, कहता है कि तुमने रेंट पे नहीं किया, मुझे अपने घर को पेंट कराना है, तुम मेरा घर खाली कर दो। क्रिस बोलता है कि मुझे कुछ दिन की मोहलत और दे दो, जिसपे उस घर का ओनर कहता है कि तुम घर को पेंट कर दो, जिसके बदले में तुम 1 हफ्ते और यहाँ रह सकते हो। इसी दौरान क्रिस ने शेयर मार्केट की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया होता है, जिसके बाद अगले दिन उसका इंटरव्यू है। रात को जब वो घर पेंट कर रहा होता है, तभी उसके घर पे पुलिस आ जाती है, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल उसने पार्किंग के जो चार्जेस होते हैं वो काफी समय से नहीं भरे होते और अब उसे अरेस्ट कर लिया गया है। यहाँ वो पुलिस से काफी रिक्वेस्ट करता है कि मुझे छोड़ दो, जिसपे पुलिस बोलती है कि यहाँ के कुछ रूल्स है, जिसकी वजह से हम तुम्हें कल सुबह ही छोड़ सकते हैं। और अगली सुबह जब क्रिस को छोड़ा जाता है, तब वो सीधा इंटरव्यू के लिए भागता है, क्योंकि उसके पास बस के भी पैसे नहीं होते। यहाँ पर उसके कपड़ों पे अभी भी पेंट लगा होता है और वहाँ वो लॉबी में बैठ के अपने नंबर का इंतजार करता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो उसका नाम बुलाती है, क्रिस गार्डनर। क्रिस की हिम्मत नहीं होती कि वो इस तरह के कपड़े पहनकर अंदर जाए। क्रिस कुछ देर सोचता है और खड़ा हो जाता है और उस लड़की के पीछे जाता है, जहाँ पर 5 लोग की टीम बैठी होती है जो इंटरव्यू लेगी। वो सब क्रिस को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि आज से पहले कोई भी इतने गंदे कपड़े पहनकर इंटरव्यू में नहीं आया था। इससे पहले कि वो लोग क्रिस से कुछ बोलते, तो क्रिस सामने से बोलता है कि मैं पिछले आधे घंटे से कहानी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस तरह के कपड़े पहनकर यहाँ पर क्यों आया हूँ, लेकिन मैं आखिरी में कोई कहानी नहीं बना पाया। और सच तो ये है कि एक दिन पहले मुझे पुलिस ने पार्किंग चार्ज पे करने की वजह से अरेस्ट कर लिया था। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग वेल सेटल्ड लोग हैं। अब उन सबको ये सब बातें समझ नहीं आती, क्योंकि पार्किंग की टिकट पे ना करना इन सब के लिए एक छोटी सी बात है। इसके बाद ये लोग क्रिस से सवाल करना शुरू करते हैं। ये लोग पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, इस पर क्रिस बोलता है कि 12th क्लास तक, और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट था। जिसके बाद क्रिस से पूछा जाता है कि तुम्हारी क्लास में कितने स्टूडेंट थे, जिस पे क्रिस बोलता है कि 8, जिसे सुनकर सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, क्योंकि 8 बच्चों में फर्स्ट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्रिस बताता है कि मैं नेवी में भी फर्स्ट था और उसमें 21 लोग थे, और क्रिस की बात से कोई भी कन्विंस नहीं होता। वो लगभग इस इंटरव्यू में फेल हो चुका है। इससे पहले कि क्रिस को फैसला सुनाया जाता, सबसे बोलता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर कोई मुझसे सवाल पूछता है और अगर मेरे को जवाब नहीं आता, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि मुझे नहीं आता, लेकिन मैं एक बात की शर्त लगा सकता हूँ कि मैं जानता हूँ कि जवाब कैसे ढूंढा जाता है और मैं जवाब ढूंढ कर रहता हूँ। इस बात को सुनकर सबके सब थोड़ा सा इंप्रेस होते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से पूछता है कि अगर कोई आदमी मेरे पास बिना शर्ट के इंटरव्यू
इंटरव्यू देने आता है और मैं उसे जॉब दे देता हूँ, ऐसा क्यों? तो क्रिस कहता है कि शायद उसने बहुत ही अच्छी पैंट पहनी होगी, जिसे सुनकर सबके सब हंसना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन जवाब था। इस जवाब के बाद क्रिस को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसी पैनल में एक आदमी होता है जिसका नाम जैक है, जिसे क्रिस पहले से जानता है। वो जैक को बोलता है कि मैं तुम्हें सोच कर बताऊंगा कि मैं इंटर्नशिप करूंगा कि नहीं। जैक ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि तुम पिछले कई दिनों से इस जॉब के लिए पागल थे और आज जब तुम्हें सिलेक्ट कर लिया गया है तो तुम कह रहे हो कि तुम मुझे सोच कर बताओगे। क्रिस कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये एक इंटर्नशिप है। अब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह से बदल चुकी है। दरअसल ये एक इंटर्नशिप होती है जिसमें 20 लोगों को चुना गया है, जिसके बाद 6 महीने तक इन सबको काम सिखाया जाएगा। 6 महीने बाद इन 20 में से जो एक सिलेक्ट होगा उसी को जॉब मिलेगा। इसीलिए क्रिस पूरी तरह से कंफ्यूज होता है कि उसे इस जॉब को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं। जैक बोलता है कि तुम्हारे पास कल सुबह तक का टाइम है। कल सुबह तक अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं किसी और को जॉब पे रख लूंगा। जिसके बाद क्रिस घर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस जॉब को ज्वाइन करेगा। वो इस इंटर्नशिप को ज्वाइन कर लेता है और वो बाकी की मशीनों को बेचकर इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि उसके पास 6 महीनों तक का बजट है। जिसके बाद वो अपना घर भी शिफ्ट कर लेता है। अब वो एक छोटे से घर में अपने बेटे के साथ रहता है और एक शाम जब वो ऑफिस से घर आता है तो उसे बैंक और गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर आता है जिसमें लिखा होता है कि आपने अभी तक अपने टैक्स नहीं भरे, इसलिए आपके अकाउंट में जितने भी पैसे रखे हैं उसे गवर्नमेंट ने जब्त कर लिया है। इस बात को सुनकर क्रिस की पूरी दुनिया हिल जाती है। उसके पास अब पैसे कमाने का कोई भी अच्छा जरिया नहीं बचता। हालांकि वो गवर्नमेंट को कॉल करता है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। जिसके बाद कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो इस घर का भी रेंट नहीं दे पाता। और एक रात जब वो अपने बेटे के साथ वापस आता है तो वो देखता है कि उसका सारा सामान बाहर है। उसे अब नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है। उसके पास उसका बेटा है और उसका सामान है और जेब में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है जिसने कुछ समय पहले उससे डॉलर उधार लिए थे और वो उसका दरवाजा खटखटाता है और बोलता है कि मुझे मेरे पैसे वापस करो। उसका दोस्त दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वो उसके पैसे लौटाना नहीं चाहता था। क्रिस अब पूरी तरह से हताश है। उसके पास उसका सामान है और उसका छोटा सा बेटा। उसे समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए। वो अपना सामान और अपने बेटे को लेकर एक मेट्रो स्टेशन पे जाता है। वो सोच रहा होता है कि अब वो कहाँ जाएगा। अब ना ही उसके पास घर है और ना ही पैसे। जिसके बाद उसका बेटा क्रिस्टोफर उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस पर क्रिस बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। उसके पास जाने के लिए और रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी क्रिस के मन में एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को एक गेम खिलाता है जिसमें वो चीजों को छूकर विजुअलाइज करने के लिए बोलता है। उसका बेटा भी उसके साथ खेलना शुरू कर देता है और खेल खेल में वो उसे मेट्रो के टॉयलेट में लेके जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है। वो वहाँ के फ्लोर पर कुछ टिश्यू पेपर बिछाकर उस पर लेट जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में लेटा लेता है। उसे पता है कि आज रात उसे इसी टॉयलेट में बितानी होगी। हालांकि लोग बाहर से दरवाजा खटखटाते हैं लेकिन क्रिस दरवाजा नहीं खोलता। इस वक्त क्रिस की आंखों में आंसू होते हैं और क्रिस ने अपनी पूरी जिंदगी में खुद को इससे ज्यादा लाचार महसूस नहीं किया। इसके बाद वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर खुद ऑफिस चला जाता है। काम से आने के बाद वो अपने बेटे को स्कूल से लेके आता है और अब वो शेल्टर ढूंढने के लिए चर्च में जाता है जहाँ उसे बताया जाता है कि ये चर्च सिर्फ बच्चों और फीमेल्स के लिए है। क्रिस अपने बेटे से बहुत प्यार करता है इसलिए वो उसे कहीं अकेला छोड़ना नहीं चाहता। वो एक दूसरे चर्च में जाता है जहाँ पर उसे जगह मिल जाती है, लेकिन उसे अगर रोज चर्च में रहना है तो उसे टाइम पर यहाँ आना होगा क्योंकि लाइन में खड़े शुरू के लोगों को ही चर्च में जगह मिलती है लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया जाता क्योंकि इस चर्च में लिमिटेड जगह है। क्रिस का असली स्ट्रगल अब शुरू होता है क्योंकि उसका ऑफिस 7 बजे तक है लेकिन वो तय करता है कि वो 5 बजे तक ही काम करेगा। इसीलिए वो पूरा दिन पानी नहीं पीता क्योंकि अगर उसने पानी पिया तो उसे टॉयलेट जाना होगा, इसमें टाइम वेस्ट होगा और वो अपने काम को 5 बजे तक भी खत्म नहीं कर पाएगा। इसलिए वो दिन भर लगातार काम करता रहता है। अब इसी तरह से क्रिस के दिन गुजरना शुरू हो जाते हैं। वो काम पे जाता है, अपने बेटे को स्कूल से लाता है और उसके बाद चर्च की लाइन में लग जाता है। अभी भी उसके पास एक स्कैनर बचा होता है जिसे बेचकर वो कुछ पैसे कमाना चाहता है। एक दिन वो अपने बेटे को बास्केटबॉल खिलाने ले जाता है। हालांकि उसका बेटा खेल रहा होता है लेकिन क्रिस अभी अंदर से टूटा हुआ होता है और वो इसी वक्त अपने बेटे को समझाता है कि तुम कभी किसी को ये मत बोलने देना कि तुम किसी काम के नहीं हो, क्योंकि लोग कोई काम खुद नहीं कर सकते तो वो भी तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि वो तुम भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे कोई सपने हैं तो तुम्हें उन्हें संजोना होगा और अगर तुम किसी चीज को पाना चाहते हो तो जाओ उसे छीन लो। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ये बात क्रिस ने अपने बेटे को अपने दिल से बोली होती है। वो भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही कुछ करना चाहता है जिसके लिए वो अभी संघर्ष कर रहा है। क्रिस के पास अब जो एक लास्ट फोन स्कैनर बचा होता है वो उसे लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर उस स्कैनर को खरीदना चाहता है लेकिन जब ये क्रिस उसका डेमो देता है तब वो मशीन नहीं चलती, जिससे क्रिस का दिल टूट जाता है क्योंकि उसके पास पैसे पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। वो वापस चर्च जाता है और रात को उस मशीन को चेक करता है। उसे पता चलता है कि उसका एक पार्ट खराब हो चुका है और इस पार्ट को खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। वो अपने बेटे क्रिस्टोफर को लेके एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ पर उसे अपना ब्लड बेचना पड़ता है जिसके बदले उसे पैसे मिलते हैं। अब उन पैसों से वो उस पार्ट को खरीदता है। वापस आने के बाद जब वो उस पार्ट को उस मशीन में लगाता है तब मशीन
ठीक हो जाती है, जिसे देखकर उसे काफी खुशी होती है। अब वो उस मशीन को बेचकर कुछ पैसे कमाता है। वो आज अपने बेटे के साथ उस चर्च में नहीं जाता, बल्कि एक अच्छा कमरा किराए पर लेता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों रात वहीं पर गुजारते हैं। आज कई दिनों के बाद इन्होंने टीवी देखा है। आज वो दोनों के दोनों वहीं पर सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रिस काफी मेहनत करता है। वो पूरे दिन कॉल्स करता है, साथ ही पर्सनली लोगों से मिलता है, और वापस आने के बाद वो अपनी पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसका एग्जाम होने वाला है। दरअसल इस इंटर्नशिप में एक थ्योरी का एग्जाम भी है, जिसे पास करना बहुत ही जरूरी है। क्रिस के साथ जो 19 लोग हैं, वो सभी काफी ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हैं। यहाँ पर क्रिस ही एक ऐसा बंदा है जो 12th पास है। एग्जाम का दिन आता है और यहाँ क्रिस ने काफी अच्छी तैयारी की होती है, इसकी वजह से वो सबसे पहले एग्जाम देकर वहां से निकल जाता है। उसी के साथ एक और इंटर्न होता है जो एग्जाम देकर उसी लिफ्ट में आ जाता है जिससे क्रिस जा रहा होता है, और दोनों एग्जाम के बारे में बात करते हैं। तब वो आदमी क्रिस से पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। क्रिस बताता है कि काफी अच्छा एग्जाम गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई। ये सुनकर वो काफी हैरानी से पूछता है कि ऐसे क्वेश्चन। दरअसल उस दूसरे आदमी ने ऐसे क्वेश्चन को देखा ही नहीं था जो कि क्वेश्चन पेपर के पीछे थे। जिसके बाद वो आदमी एग्जाम रूम की तरफ भागता है, जिसका अब कोई फायदा नहीं है। इसके बाद वो दिन आ जाता है जब एग्जाम का रिजल्ट होना होता है, जहां पर इन सभी आदमियों में से एक को जॉब के लिए चुना जाएगा। इसके बाद एक एक करके सबको बुलाया जाता है, और बाद में जब क्रिस को बुलाया जाता है तो वहां पर वही सब लोग होते हैं जिन्होंने क्रिस का शुरू में इंटरव्यू लिया था। इनमें से जो सबसे सीनियर होता है वो क्रिस से बोलता है कि आज तुमने बहुत ही अच्छी शर्ट पहनी है। क्रिस बोलता है कि आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज एक अच्छी शर्ट पहन कर जाऊं। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ये शर्ट कल भी पहननी पड़ी तो क्या तुम इसे पहनना चाहोगे। इस बात को सुनकर क्रिस की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो 6 महीने से बहुत स्ट्रगल कर रहा था, जिसके बारे में उसके अलावा किसी को नहीं पता। उसके पास कोई घर नहीं है, उसके पास खाने के पैसे भी पूरे नहीं है, साथ ही उसके पास उसके बेटे की जिम्मेदारी भी है। जिस पर क्रिस बोलता है हाँ, यानी कि क्रिस को ये जॉब मिल चुका है। क्रिस का सीनियर उससे पूछता है कि क्या ये आसान था। जिस पर क्रिस बोलता है नहीं सर, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। जिसके बाद क्रिस के जीवन में सब कुछ अब ठीक हो चुका है। इसके कहानी के अंत में हमें दिखाया जाता है जहाँ क्रिस अपने बेटे के साथ जा रहा होता है, और तभी एक आदमी वहां से क्रॉस होता है। ये वही असली क्रिस गार्डनर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी मूवी बनी है। जिसके कुछ सालों बाद क्रिस जॉब छोड़ देता है और अपनी खुद की फॉर्म खोलता है, जिसे वो $1 मिलियन में बाद में बेचता है। आज क्रिस बहुत अमीर आदमी है, साथ ही साथ वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो लोगों को जिंदगी में मोटिवेट करता है ताकि लोग उसी की तरह जिंदगी में कामयाब हो सके। तो दोस्तों यही थी पूरी मूवी परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस की। दोस्तों अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आया हो तो हमारे चैनल मूवी फ्रीक को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।